Yeah, you can begin. So good afternoon everyone. कल हमने एनईपी में देखा था कि भाषा के बारे में की गई थी कि बहु भाषा की बात की गई थी। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो को उन्होंने ज्यादा जोर दिया था मातृभाषा पर कि बच्चा जो है उसमें कंफर्टेबल होता है और चीजें उसके दिमाग में मातृभाषा में ज्यादा अच्छे से जाती है। और एट द सेम टाइम जो अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं लाइक 0 to 6 years और 0 to 8 years उसमें वो उसका ग्रास्पिंग पावर ज्यादा रहता है, तो वो एक साथ में कई भाषा भी सीख सकता है। जैसे कि भरत ने अच्छे से एग्जांपल देकर बताया था कि एक बच्चे का अगर नेबर बंगाली है, वो उसका मदर टंग कन्नड़ है, स्कूल में जाकर वो इंग्लिश सीख रहा है और सराउंडिंग में हिंदी बोली जाती है, तो वो एक साथ में 4-5 भाषा सीखता है। तो ये हमने देखा भी है कि ऐसा होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। और जैसा कि हार्दिक सर ने भी बोला कि अगर आप अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, इसका मतलब है कि आप एक अलग अलग वर्ल्ड, आपको अलग अलग दुनिया से आपका सामना होता है, आप अलग अलग दुनिया के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि उसका एंटायर टोनिंग और उसका स्ट्रक्चर जो होता है भाषा का, सब कुछ अलग होता है संस्कृति के हिसाब से। तो ये जो 4.15 तक हुआ था, 4.14-15 तक हुआ था हमारा, तो उसका जो लास्ट वाला पैराग्राफ है उसको मैं एक बार रीड करती हूँ तो उसमें पूरा समराइज हो जाएगा ये। जैसा कि दुनिया भर के कई विकसित देशों में यह देखने को मिलता है कि अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं में शिक्षित होना कोई बाधा नहीं है। मतलब वो ये नहीं सोचते हैं कि इसमें कोई छोटापन है, कोई उनको कॉम्प्लेक्स फील नहीं होता है, बल्कि वास्तव में शैक्षिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति के लिए इसका बहुत बड़ा लाभ ही होता है। भारत की भाषाएं दुनिया में सबसे समृद्ध, सबसे वैज्ञानिक, सबसे सुंदर और सबसे अधिक अभिव्यंजक भाषा में से है। अभिव्यंजक मतलब इसमें जो वर्ण है, व्यंजन है, वो सबसे ज्यादा है। दूसरी भाषाओं से कंपेयर करें तो इसमें ज्यादा है। संस्कृत की बात करो, हिंदी मराठी की बात करो, कन्नड़ा, तेलुगु, जो साउथ की भाषा है वो भी बहुत ज्यादा रिच है। तो इन सब पर ज्यादा जोर दिया है। वैज्ञानिक इसीलिए बोला गया है कि हमने पौंडीचेरी में भी यही सुना और देखा है कि जो बच्चा संस्कृत अच्छे से पढ़ता है उसका ब्रेन जो है वो साइंस और मैथ्स के लिए बहुत अच्छे से तैयार होता है, ऐसा उनका कहना है। तो यही सारी रिसर्च के बेस पर यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि हमारी जो भाषा है वो बहुत अच्छी है, जिसमें प्राचीन और आधुनिक साहित्य। Did you say something, sir? No, I just shifted the laptop so that you reach more people. Okay. और आधुनिक साहित्य के गद्य और पद्य कविता के विशाल भंडार भी है हमारे पास में। आप किसी भी लैंग्वेज का लिटरेचर ले लो, मराठी बोलो, जो भी लैंग्वेज आपको पता है, कन्नड़ा, तेलुगु, मतलब एक से बढ़कर एक आपको राइटर्स मिलेंगे और कविताएं भी बहुत अच्छी अच्छी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में कुछ कम है, बाहर की जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनके ही ज्यादा अच्छे पोएट्स हैं और हमारे पास में नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हमारे पास में इन सब चीजों के विशाल भंडार है। इन भाषा में लिखी गई फिल्म, संगीत और साहित्य भारत की राष्ट्रीय पहचान और धरोहर है। सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से सभी युवा भारतीयों को अपने देश की भाषाओं के विशाल और समृद्ध भंडार और इनके साहित्य के खजाने के बारे में जागरूक होना चाहिए। तो इसीलिए इनका फोकस है कि मातृभाषा पर या फिर रीजनल लैंग्वेज पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और कैसे होता है ना कि हम देखते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनका हिंदी बहुत ही ज्यादा पिछड़ जाता है। उनको छोटी छोटी चीजें, मतलब गिनती की भी अगर आप बात करो कि हम बोले कि 59 रुपए का है, तो उनको वो 59 रिकॉल ही नहीं होता है कि क्या 59 है। उनको बताना पड़ता है कि 69 इज 59, 59 इज 59। तो ये मुश्किल आने लगती है लोगों के साथ में। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको अपनी भाषा में भी उतना ही अच्छा पता रहना। अगर आपकी दूसरी फॉरेन लैंग्वेज आप कर रहे हो प्लस साथ में आपका जो कल्चर है उसको भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो इसमें उन्होंने अब तक ये बताया। आगे हम देखते हैं 4.16 ऑनवर्ड्स क्या दिया हुआ है। भारत सर, ओवर टू यू प्लीज। I'll just share the screen also so that it's visible for everyone. Thank you, ma'am. Good afternoon once again. Now we are moving towards 4.16, and this
point, it highlights about a project which will be given to all the students for 6 to 8 grades. Okay, and every student will participate in a fun project or activity. There are two kinds of project or activities which are suggested here, and this is not an activity where students will get boredom or they will feel the pressure of exam. This is for their what to say, discovery, or where they will actually work on it, not from the internet or not with the help of parents. uh, if they are going for a picnic trip or a excursion or some historical places, they can also work on these projects. तो इस प्रोजेक्ट का नाम है द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, और एक दूसरा जो एक्टिविटी है उसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत. एंड अब ये एक्टिविटी में एक्चुअल होगा क्या, व्हाट इज देयर इन दिस प्रोजेक्ट और एक्टिविटी? स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट रिमार्केबल यूनिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द मेजर इंडियन लैंग्वेजेस. तो बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं, वैसा कि संस्कृत को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस बोला ही जाता है. तो आपको बहुत सी सिमिलैरिटीज अलग अलग भाषाओं में मिलेगी कि एक ही शब्द अलग अलग भाषाओं में एक ही है. जैसा आप मराठी जो तकरीबन 10 से 12 भाषाओं से समृद्ध हुई है, बहुत से शब्द मराठी में अरबी, उर्दू, फ्रेंच, इंग्लिश, इन भाषाओं से लिए गए हैं. तो अब ये यूनिटी, अब ये वही शब्द वैसा का वैसा दूसरे लैंग्वेज में आ रहा है. तो दिस इज व्हाट यूनिटी इज देयर इन इंडियन लैंग्वेजेस. एंड दे विल आल्सो लर्न कॉमन फोनेटिक एंड साइंटिफिकली अल्फाबेट्स एंड स्क्रिप्ट्स. तो अलग अलग लैंग्वेजेस, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उनको नाम पता चल रहा है लैंग्वेज का, दे विल आल्सो गेट द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ दैट लैंग्वेज, कि ये कैसे बोली जाती है, उनके उच्चार कैसे होते हैं, अल्फाबेट्स कैसे होते हैं, स्क्रिप्ट्स कैसे होती है. जैसे कि हिंदी और मराठी देवनागरी स्क्रिप्ट है, अलग अलग स्क्रिप्ट जो है वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा. देयर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, देयर ओरिजिन एंड सोर्सेस ऑफ वोकेबलरीज फ्रॉम संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस. तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर मेंशन किया कि संस्कृत से बाकी भाषाएं उत्पन्न हुई है. तो संस्कृत में जब वो भाषा, दूसरी भाषा तैयार हुई, उसका जन्म हुआ, तब कौन कौन से चेंजेस हुए उसको मराठी में बहुत बार हम ये शब्द यूज करते कि अपभ्रंश. जैसा एक शब्द बोला गया, दूसरे ने वो सुना और तीसरे ने जाकर वो यूज किया, तो ऐसा करते करते वो एक कॉमन शब्द बन गया. तो ये सब बातें कैसे इजाद हुई संस्कृत से लेकर अदर लैंग्वेजेस में, तो ये सभी इस प्रोजेक्ट में उनको सीखने को मिलेगा. प्लस they will also know about various geographical areas and their languages. Yes, so as we are living in diverse country, we have so many languages, about more than 1,000 languages we are speaking all over India. And उनको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसमें उनको अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, उनकी विशेषताएं क्या है, इनके ऊपर उनको अभ्यासपूर्ण विवेचन या फिर लेखन करना पड़ेगा. जैसे आप पंजाब में जाओगे तो पंजाबी है, तमिलनाडु में जाओगे तो तमिल है, केरला में जाओगे तो मलयालम है. तो ये सब जो जोग्राफिकल एरियाज है, तो इनके ऊपर अलग अलग लैंग्वेजेस है. तो वहाँ पर भी डाइवर्सिटी है. जैसा मैं अभी महाराष्ट्र का एग्जांपल दे सकता हूँ कि देयर इज अ कॉमन लैंग्वेज इन महाराष्ट्र, लेकिन अलग अलग अगर हम बोलते हैं तो रीजन्स है महाराष्ट्र में, विदर्भ, कोकण, मराठवाड़ा, खानदेश. तो यहाँ पर जो मराठी है वो भी अलग अलग होती है. जैसे हम अमरावती में सीधी सादी भाषा हम बोल रहे हैं, करत आहे, जात आहे, करू राहिलो, जाऊ राहिलो. इन अकोला इफ यू गो, अकोला में तो और भी अलग है. तो थोड़ा सा अगर आप रिमोट एरिया में जाते हैं अकोला के, तो यहाँ इतं तितं नहीं बोलते, वहाँ पर अटी तटी बोलते हैं. अगर आप पुणे में जाते हैं तो वहाँ पर शुद्ध भाषा है. तो पुणे को बहुत सारे हिंदी साइडर लोग पूना बोलते हैं, तो एक्चुअली वो पुणे है. तो ये एक उदाहरण है अपभ्रंश का. उसके बाद आप अगर कोकण एरिया में जाओगे तो वहाँ पर मालवनी है, कोंकणी है, और कोकण से लगा हुआ जो गोवा का पार्ट है वहाँ पर तो अभी भी डच और पोर्तुगीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वहाँ पर. तो वहाँ पर बहुत सारे चर्चेस है
और कुछ लोग वहाँ पर जो कोंकणी है तो वहाँ पर अपने को थोड़ी भी समझ में नहीं आएगी। तो ये जो जोग्राफिकल एरियाज की डाइवर्सिटी है लैंग्वेजेस की, वो उनको सीखने को मिलेगी। They will learn to say commonly spoken phrases. Yes, the phrases, idioms, and various stories from folk arts or folk music, ये सब enrich करती है लैंग्वेज की ब्यूटी को। अगर आप फ्रेजेस लेकर आप बात करते हो तो अलग ही प्रभाव पड़ता है आपकी भाषा का। अगर आप कहावत बोलकर अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हो तो दैट इन ब्यूटिफाइज योर लैंग्वेज। तो ये जो फ्रेजेस है, सेंटेंसेस है, तो ये मेजर लैंग्वेजेस में कैसे आई, इनके पीछे का इतिहास भी उनको सीखने को मिलेगा। सो दिस प्रोजेक्ट विल बी अ जॉयफुल एक्टिविटी एंड नॉट इन्वॉल्व एनी असेसमेंट। तो ये इसका असेसमेंट नहीं होगा। अगर असेसमेंट बोलते हैं तो मार्क्स आते हैं, मार्क्स आते हैं तो टेंशन आता है, मार्क्स आते हैं तो डेडलाइन आती है। तो ये सब बातें आती है जब हम असेसमेंट बोलते हैं। तो ये एक एक्टिविटी होगी जॉयफुल, जो उनके मन से करनी है उनको, और उसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव होकर ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। So this is what about the fun project or activity on the topic that is the languages of India or Ek Bharat Shrestha Bharat. Okay. So Shreya, anything to add here? No, sir, I don't find anything. He has explained well. If you want to add up, please. Okay. तो मुझे सिर्फ एक जो यहाँ पर उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, कल भी we came across it but we didn't get to discuss it too much. That is experiential learning. So experiential learning is something that is stressed upon a lot in this NEP. Experiential learning एक है और दूसरा inquiry based learning है, जिस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया हुआ है इसमें। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम लोग ये लगता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग वो होता है जो हम लोग करके सीखते हैं, बट अ बिग पार्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज रिफ्लेक्शन। And just see if I can share something with you so it is easier to understand. Yeah, so this is a general understanding of experiential learning. कि एक साइकिल होता है जिसमें जो डूइंग वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, जो हम लोग यूजुअली सोचते हैं कि इतना ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है, तो वो सिर्फ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस वाला पार्ट है। फिर देयर इज रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, कि हम लोगों ने जो किया उससे क्या हुआ, डायरेक्ट इफेक्ट क्या हुआ, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हुआ, एवरीथिंग ऑल दैट कम्स इन रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। हाउ एम आई फीलिंग, मैंने जो किया उसकी वजह से मुझे कैसा महसूस हो रहा है, ऑल दीस थिंग्स। देन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, कि जो भी हुआ वो क्यों ऐसे हुआ, तो उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग सिर्फ हम लोगों ने एक अज्यूम कर लिया कि ये शायद इस वजह से हुआ था, तो दैट इज नॉट इनफ। तो उसके साथ में एक बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, सो दैट आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंटेशन देन यू कैन डिसाइड योर नेक्स्ट कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये देखना है कि इफ यू टेक अप द कांसेप्ट ऑफ लैंग्वेजेस इटसेल्फ, कि मैं जो जिस तरह की मराठी अभी यहाँ बोल रहा हूँ वो कहाँ समझ में आती है, एंड उसी टोन में उसी तरह से अगर मैं बोलूँ तो लोग किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल।
मेरी जो लिमिटेड वोकैबुलरी है मराठी की, आई ट्राइड एक्सरसाइजिंग दैट इन पुणे एंड वहाँ के जो ऑटो वाले हैं वो कुछ ऐसे है कि दे अप्रिशिएट कि आप अगर महाराष्ट्र नहीं होके भी मराठी बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो दे अप्रिशिएट दैट अ लॉट। और उसी के साथ साथ में वो लोग वो थोड़ा सा एक छोटा सा ताना भी मारते हैं, आप यहाँ के नहीं हो ना, they ask you कि आप विदर्भ के हो क्या, तो उनको बस वो उतनी मराठी सुन के ही समझ में आ जाती है कि समझ में आ जाता है कि आप किस रीजन के हो। So then that reflective observation happens कि जैसा मैंने बोला कि the response that I got, the concrete experience that I got was this कि मैंने मराठी में बात की उनके साथ में, उन्होंने मुझे जो नॉर्मली वो जिस तरह से लोगों को लूटते हैं वो वैसे नहीं लूटा एंड कन्वर्सेशन भी अच्छा था जर्नी के समय। तो दैट वाज माय कंक्रीट एक्सपीरियंस। अब रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन कि ऐसा क्यों हुआ और मुझे कैसा महसूस हुआ कि अब इसमें रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा था कि उन्हें ये तो समझ में आता है टोन सुन के, लैंग्वेज सुन के, शब्द सुन के कि मैं यहाँ का नहीं हूँ एंड एट द सेम टाइम उसे अगर ये भी समझ में आता है कि मैं विदर्भ का हूँ तो मतलब उसे भी विदर्भ के बारे में उतना तो नॉलेज होगा कि उसे वो रिकॉग्नाइज कर सका एंड देन that is the abstract conceptualization you know that person knows Vidarbha region, that is my conceptualization कि वो इसीलिए बोल पाया कि उसे विदर्भ रीजन की मराठी समझ में आती है। तो then my next active experimentation I have to plan कि if I am curious how does he know, उसे कैसे पता है कि विदर्भ की मराठी ऐसी होती है। तो I'll ask him again active experimentation how do you know Vidarbha? Have you stayed in Vidarbha? आप अमरावती, नागपुर, वर्धा कहीं रह चुके हैं क्या पहले? तो that is my experimentation. तो again concrete experience ये रहेगा कि वो मुझे बताएगा हाँ मैं मेरा you know my wife is from that area या फिर मैं वहाँ 3 साल काम कर चुका हूँ या फिर वहाँ से मैं यहाँ आया पैसा कमाने के लिए, जो भी है। So then that is my next part. So then again I take a reflective observation that oh this person had to travel all the way from Vidarbha to Pune या Vidarbha to Mumbai to earn, तो उन्हें अमरावती जैसा शहर या नागपुर जैसा शहर छोड़ के उन्हें यहाँ आना पड़ा सिर्फ पैसा कमाने के लिए। So that is again a concrete experience and उसमें वापस observation रहता है कि this is मतलब लोगों को ऐसा भी करना पड़ता है। So you understand this becomes a cycle of learning. तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग इस हिसाब से होता है। Yes, so what do you unless किसी को कुछ ऐड करना है? इवन बोलते हैं कि स्टोरिंग भी अगर हम बात करते हैं तो उसको कैच कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग से बात की बात है। हां इवन द टोन भी तो कैच कर लेंगे कि कहां से हो। यस, तो ये भी है इट कंसिस्ट, आप जो बात करते हैं इट कंसिस्ट ऑफ थिंग्स लाइक इंटोनेशन, इट कंसिस्ट ऑफ थिंग्स लाइक एनंसिएशन, इट कंसिस्ट ऑफ थिंग्स लाइक इन्फ्लेक्शन। तो इन्फ्लेक्शन मतलब जो हम लोग अच्छा तो मतलब मेरा यू नो आवाज ऊंचा हो गया थोड़ा सा एंड इंटोनेशन इज हम लोग कितनी बार उसे इस तरह से टोन बदलते हैं। देन एनंसिएशन मैं कितने मेरी भाषा और मेरा उच्चारण कितना साफ है, दैट इज एनंसिएशन। तो मालवनी आप देखेंगे तो मालवनी में वर्ड्स मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ, सुनेंगे नॉट देखेंगे तो यू डोंट रियलाइज कि you know someone from outside the reason why they don't understand the language even though it is very similar to Marathi is because वो शब्द उनके मिक्स अप हो जाते हैं एंड वो वैसे ही बात करते हैं, वो उनकी भाषा है तो इसलिए हम लोगों को नहीं समझ में आता है। बट देन अगर आपने सेम ट्रैक अगर आपने रिकॉर्ड किया उसे थोड़ा सा शांति से सुना
you listen to it a few number of times and फिर आप उसको segregate कर सकते हो कि अच्छा ये जो उन्होंने बोला इसका मतलब ये है, ये जो उन्होंने बोला उसका मतलब वो है, तो ऐसा उसको हम लोग segregate कर सकते हैं. But then again, there is no right Marathi or wrong Marathi. They are speaking the correct Marathi, but they think that we are wrong. We should speak like them. So there is one very good talk by this philosopher called Noam Chomsky, Noamchomsky. That is on languages. के languages का जो हम लोगों का concept है वो कैसे आया है. So I'll try to draw it here on the whiteboard because this is a very interesting concept and ये अगर रहा तो बहुत अच्छा होगा. Okay, first I will just create a so that work on this. Okay. So there is a concept of a bell curve which is very common in all natural systems. Sorry. Bell curve. ये आपका ग्राफ हो गया x axis y axis. So you have a curve that goes like this, rises up and then again falls down इस तरह से. Okay. So all languages also work like this because this is a natural system curve. Normally हर चीज ये bell curve के फॉर्म में ही तैयार होती है, segregate होती है. कि जो जनरल नॉलेज भी है, जो हम लोग जिसको जनरल नॉलेज बोलते हैं, there are people who exist on एक डिस्क का और एक डैट का एक ही करेंगे और फिर कटिंग करेंगे. Yeah. So there are people on this side of the spectrum. इसको कलर कुछ और दे देते हैं. या कुछ लोग इस तरफ होते हैं, कुछ लोग इस तरफ होते हैं, मगर ज्यादातर लोग बीच में होते हैं. ठीक है. So like for example, maximum population in India is lower middle class. ठीक है. तो ये बीच का पोर्शन हो गया. फिर उससे ऊपर के कुछ इधर है, उसके नीचे इधर है. एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ पॉवर्टी जो है वो इस तरह. Then people who study in schools also maximum बीच में रहेंगे. फिर कुछ लोग इस तरफ रहेंगे, फिर कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो अल्टरनेटिव एजुकेशन कर रहे हैं. So similarly भाषा का भी ऐसा होता है कि you have a variation, पूरा स्पेक्ट्रम यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरा स्पेक्ट्रम होता है लैंग्वेजेस का. सॉरी एक लैंग्वेज का कि एक जगह जो जहाँ पॉपुलेशन कम है, लाइक मे बी द मालवण रीजन, वहाँ पे मालवणी बोलेंगे. एंड फिर बाद में यू हैव अ बिग रीजन लाइक विदर्भ एंड लाइक मराठवाड़ा, तो वहाँ पर मराठी उस तरह की होगी. एंड देन यू हैव अदर टाइनी रीजन्स. ठीक है. जैसे नांदेड़ वगैरह का साइड हो गया या फिर इधर कोल्हापुर वगैरह का साइड हो गया, तो वहाँ की मराठी वापस कुछ और रहेगी. एंड तो जो ये ग्रुप है, तो ये जो हम लोग ये देखते हैं दिस पार्ट, वी नॉर्मली नेम द लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट. हम लोग को ये दिखता है, वी डोंट सी दिस, बट वी सी द पीक. That is why we call that as the language and we refer to that as the pure language. मगर actually languages होते ही नहीं है. It is always dialect.
तो जो पूरा हम लोग कोस्ट से लेके सेंट्रल इंडिया जाते हैं तो पूरा लैंग्वेज चेंज होता है, वेरिएशन आता है। उल्टा गए तो अगेन द सेम थिंग, नॉर्थ से साउथ में गए तो अगेन द सेम थिंग। अगर आप इफ यू सी ऑब्जर्व द लैंग्वेज दैट इज स्पोकन ऑन महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर, तो वो ना ही कन्नड़ा है ना ही मराठी है, इट इज समवेयर इन द मिडिल। तो इसीलिए लैंग्वेज कहीं पर भी ऐसा ये नहीं होता है, सिंगल यूनिट्स नहीं होता है कि महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, इट्स ऑलवेज अ मिक्स। ओके, so this the reason why it is very necessary to understand this, and the reason why it is very necessary that the government had to come up with this language projects is because of these understandings. So the textbooks will be from that red area. Textbooks will be from the red area, जो commonly recognized languages है उन एरियाज के हिसाब से टेक्स्ट बुक्स का है। ठीक है भरत सर, ओवर टू यू अगेन। Yes. Next, 4.17 is about praising of Indian languages, especially Sanskrit. So, Sanskrit, as I mentioned, it's a mother of all languages. ऐसा बोला जाता है कि बहुत सी भाषा इससे उत्पन्न हुई है। तो ये भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में संस्कृत भाषा का उल्लेख किया हुआ है। इट possesses क्लासिकल लिटरेचर दैट इज ग्रेटर इन वॉल्यूम कंपेयर टू लैटिन एंड ग्रीक, क्योंकि लैटिन और ग्रीक में बहुत ही बढ़िया लिटरेचर है पूरे दुनिया में। तो उसको भी अगर कॉम्पिटिटिव लेवल पर देखा जाए तो उससे भी क्लासिकल लेवल का क्लासिकल लिटरेचर जो है दैट इज इन संस्कृत। इट ऑल्सो कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैथ्स, फिलोसॉफी, ग्रामर, पॉलिटिक्स, ड्रामा, पोएट्री। तो वी कैन से दैट most of the fields are covered in Sanskrit languages, and the literature is really rich in Sanskrit language. People, religious, non-religious, has wide range of socio-economic backgrounds. तो जो लोग अपने जैसा कि वेद, जो 4 वेद है, तो they are also written in संस्कृत। बहुत सारी जो वेद पाठशालाएं हैं तो वो भी संस्कृत में ही है। और you will see the effect of Sanskrit in today's India, modern India as well, because आज देश में अपने ऐसे 8 गांव है, शहर है जहाँ पर अभी भी संस्कृत भाषा बोली जाती है। तो I will read out the names for this. होशाली in Karnataka, Ganoda in Rajasthan, Mohad in MP, Sasana in Odisha, Bagwad in MP, झीरी इन एमपी। मैंगलोर से 100 किलोमीटर के पास एक मातुर करके गांव है। तो इन सभी जगह पर आज भी संस्कृत भाषा बोली जाती है। तो कुछ साल पहले एक बजाज डिस्कवर गाड़ी की एक ऐड आई थी, तो उसमें एक मातुर विलेज का उल्लेख किया गया था कि यहाँ पर आज भी संस्कृत भाषा बोली जाती है। सो दिस इज अ रिचनेस ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। सो इन दिस पॉइंट इट इज मेंशन दैट Sanskrit will be offered at the levels of school and higher education. And important, जैसा कि हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन में संस्कृत में ही है। जैसे 11वीं 12वीं में संस्कृत से नाता टूट जाता है बच्चों का। अगर उनको लेना है तो फिर वो बीए से प्रीफर कर सकते हैं अगर वो आर्ट्स लेते हैं तो हायर सेकेंडरी से भी उनको संस्कृत अवेलेबल किया जाएगा। इट विल बी एन ऑप्शन इन 3 लैंग्वेज फार्मूला। हमारा जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, मदर टंग, हिंदी एंड इंग्लिश, तो इनमें अगर वो संस्कृत विल बी अनदर ऑप्शन। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल अभी है कि यहाँ पर फुल संस्कृत का ऑप्शन है बच्चों के पास, और वो हाफ संस्कृत भी ले सकते हैं। अगर आप फुल संस्कृत लेते हैं तो पूरा जो क्वेश्चन पेपर है दैट विल बी ऑफ 100 मार्क्स, और अगर हाफ संस्कृत लेते हैं तो उसके ऑप्शन में और एक लैंग्वेज आती है। तो हाफ संस्कृत में आपका संस्कृत बन जाता है 50 मार्क्स का, और उसके ऑप्शन में आपने जो लैंग्वेज ली है वो होती है 50 मार्क्स की। तो अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है और सेकंड लैंग्वेज मराठी है
तो मराठी becomes 50 marks and Sanskrit become 50 marks. And third language जो है इंग्लिश, तो it remains same. तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में संस्कृत को इंक्लूड करने का ऑप्शन इन्होंने दिया है इस बार. Then other than this, Sanskrit knowledge system will be used in teaching Sanskrit. तो ये संस्कृत नॉलेज सिस्टम इसमें बेसिक से संस्कृत को सिखाया जाएगा. जैसे कि हम इंग्लिश के लिए यूज कर रहे हैं फोनेटिक्स, प्रोनाउंसिएशन, ऑल दिस systems will be used, and to make the study of संस्कृत easier और सरल बनाने के लिए SSS सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत बुक इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें सरल तरीके से संस्कृत कैसे सीखा जाए. जैसा कि मार्केट में अभी बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है कि महीने भर में इंग्लिश बोले फटाफट, तो इसी तरह से कि कुछ संस्कृत के लिए भी वो सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत यूज किया जाएगा. तो ये जो बुक है SSS दैट विल बी ऑन फाउंडेशन एंड मिडल लेवल फॉर टीचिंग संस्कृत. Okay, so I think इस हिसाब से उनका फोकस सिर्फ स्कूल्स नहीं है. दिस इज मतलब अगर ये एसएसएस वगैरह रिलीज करने की सोच रहे हैं तो दिस इज आल्सो रिलेटेड टू अपस्किलिंग एंड ऑल. जैसे लोग रैपिडेक्स वगैरह यूज करते हैं टू लर्न इंग्लिश सो दैट दे कैन गेट अ जॉब. तो उसी तरह से अगर ट्रांसलेशन के लिए या फिर एनी फ्यूचर स्टडीज या वेदिक स्टडीज वगैरह में अगर किसी को जाना है, so then they can opt for that and then they can start learning even after school. Anything else to add from anyone? No, sir. Okay. ठीक है, तो we can go ahead with the next point. So 4.18 it is focusing on other Indian classical languages. So in the last point, as we discussed about Sanskrit, not only Sanskrit, there are many Indian languages which comes under classical languages. So these languages will also be there in option. For example, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Odia, Pali, Persian, Prakrit. So these language will also be there. लेकिन इसके लिए एक उन्होंने ऑनलाइन मॉड्यूल बनाया है. मॉड्यूल तो इसका भी टीचिंग दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए ऑनलाइन मॉड्यूल्स तैयार किए उन्होंने. तो मॉड्यूल्स मीन्स पार्ट्स. अगर किसी को लगता है कि एडिशनल लैंग्वेज में मुझे कन्नड़ा लेना है या फिर पाली लेना है, तो जो भी अभी यूपीएससी एमपीएससी करने वाले बच्चे हैं उनको एक लैंग्वेज लेनी पड़ती है आगे. तो उसमें अगर वो अभी से फाउंडेशन लेवल से या फिर मिडिल स्कूल लेवल से अगर ये क्लासिक लैंग्वेज लेते हैं तो दैट इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर देम. हाँ, so that they can, अगर सपोज कलेक्टर वगैरह कुछ बन गए तो then लोकल लैंग्वेजेस में उनको कम्युनिकेट करने में आसानी होगी. They can reach more people because जैसे रूरल कलेक्टर या रूरल कमिश्नर वगैरह करें तो then रूरल एरियाज में काम करने के लिए तो पता रहना बहुत जरूरी है लोकल लैंग्वेजेस एंड लोकल डायलेक्ट्स. ये सर वो ये कह रहे हैं कि ये जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पाली, फारसी और प्राकृत, ये अगर भाषाएं किसी को लेना है बच्चे को तो जरूरी नहीं है कि उसका टीचर अवेलेबल हो ही स्कूल में. तो उसके लिए ऑनलाइन मॉड्यूल्स उपलब्ध कराएंगे, वो अनुभवात्मक और अभिनव अप्रोच के माध्यम से उपलब्ध होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये भाषा और साहित्य
जीवित और जीवंत रहे। है ना, ऐसा होता है ना कि कुछ समय के बाद में पाली, अभी संस्कृत के पहले भी पाली भाषा बोली जाती थी, तो वो किसी को भी बहुत कम लोगों को पता है। तो ये जो हमारा पुराना सिस्टम है, मतलब पता तो रहना चाहिए कि ये कुछ था, उसका एग्जिस्टेंस था, तो उसको जीवित रखने के लिए ये उनका एक प्रयास है। और संस्कृत के लिए भी उन्होंने यही कहा है कि संस्कृत में बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, जैसे सिर्फ हम लैंग्वेज सिखाकर वहां पर नहीं छोड़ सकते हैं, वहां उसमें संस्कृत साहित्य में गणित, दर्शन, व्याकरण, संगीत, राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, धातु विज्ञान, नाटक, कविता, कहानी और बहुत कुछ है जिन्हें संस्कृत ज्ञान प्रणालियों के रूप में जाना जाता है। इनके विशाल खजाने हैं जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं और बता सकते हैं। और अगर हम ओरिजिनल लैंग्वेज में सीखते हैं तो उसका एक आनंद अलग ही होता है। अगर हम ट्रांसलेटेड फॉर्म में देखते हैं तो उसका जो मेन रस हम बोलते हैं किसी चीज का, वो उतना नहीं आ पाता है जब हम उसको पढ़ते हैं। तो इसलिए उन्होंने संस्कृत और ये दूसरी लैंग्वेजेस के साथ में ये चीजें ऐड की है कि ऑनलाइन मॉड्यूल भी उपलब्ध कराएंगे। Okay, so Yes, they are sir. trying to preserve their depth also. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ conversation के लिए एक language सिखा दिया है, that is enough. ठीक है, भारत सर you can continue. Next point is 4.19. It is about enrichment of children. कि भाषा, उनकी भाषा इस स्तर पर जानी चाहिए कि सिर्फ वो पाठ्य पुस्तक में है इसलिए पढ़ रहे हैं और सिर्फ बोलना है इसलिए बोल रहे हैं। अगर सिर्फ उतना हाफ एन आवर 45 मिनट्स का उनका सेशन है इसलिए वो बोल रहे हैं, इसके लिए नहीं, ताकि वो उसमें और सर्जनशील बन सके। ताकि जैसा कि अगर बच्चा खुद के शब्दों में लिख रहा है, जैसे कि वो सिर्फ रटकर वो निबंध लिख रहा है, रटकर वो टीचर ने लिखा कर दिया है, वही पत्र वो एग्जाम में लिख रहा है, तो दैट इज नॉट द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। उसको नहीं बोलेंगे कि ताकि वो कुछ सर्जनशील बन सके, कुछ अपने मन से कर सके, तभी वो बोलेंगे कि यस द चाइल्ड इज एनरिच्ड इन लैंग्वेज। सो दिस विल बी अवेलेबल इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, कि उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा लर्निंग एट लीस्ट 2 years ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो 2 साल उनमें से यहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेजेस है तो उनमें से एक लैंग्वेज वो सीख सकते हैं फ्रॉम ग्रेड 6 to 12। तो इनको एक्सपेरिमेंटल और इनोवेटिव अप्रोच और इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, इस अप्रोच से वो सिखाया जाएगा। तो इसका लेवल रहेगा मिडिल स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक। तो ये लैंग्वेजेस सिर्फ मिडिल स्कूल से आएंगे? मिडिल स्कूल मतलब ये अभी जो नया ये है उस हिसाब से ना, तो दैट विल बी 7 6। सर इन्होंने ये बोला है कि भारत की शास्त्रीय भाषाओं और उससे जुड़े साहित्य को कम से कम 2 साल सीखने का विकल्प होगा। उसके साहित्य और लिटरेचर की बात कर रहे हैं हम, जो कल बात कर रहे थे ना कि हम लोग डीप में अध्ययन करना किसी चीज का इम्पोर्टेंट है लिटरेचर बेसिस पर। तो वो बोल रहे हैं कि इनिशियली तो हम लोग सीख रहे हैं, बाद में उसको स्टडी करने का कम से कम मतलब मिनिमम दे रहे हैं वो ईयरली, कि आपको 2 ईयर नॉट ईयरली, मिनिमम 2 साल आपके पास में होंगे, आप उसको 6 से मतलब 6 से लेकर 12 तक आप उसको पढ़ सकते हैं। तो 6 to 12 इज लाइक 6 years ना, तो 6 years भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, पर कम से कम 2 साल तो आपको वो अध्ययन करना ही होगा किसी एक भाषा को चूज करके, उसमें पूरा जो शास्त्र मतलब है लिटरेचर वगैरह वो पूरा उसका पढ़ना होगा। It is not saying you have to start from 6th. You can start from the pre-primary or first onwards, but about the deep knowledge of the language, it is mandatory for everyone from 6th to 12th. You have it. It has been made mandatory for to read these languages, to go deep in these languages for at least 2 years. Okay. Any further questions? Any further confusions? ठीक है, so we can go ahead. Next is 4.20. It is of about
अभी हमने भारतीय भाषाओं का ज्ञान कैसे दिया जाएगा उसके बारे में चर्चा की। अब है फॉरेन लैंग्वेजेस कि सेकेंडरी लेवल पर इंडियन लैंग्वेजेस के साथ साथ फॉरेन लैंग्वेजेस का भी विकल्प होगा, जिसमें कोरियन, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्तुगीज एंड रशियन। तो इनमें से कोई एक भाषा वो सेकेंडरी लेवल पर चूज कर सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हमको वर्ल्ड लेवल पर अगर काम करना है या फिर बच्चों को इतना अध्ययनशील बनाना है कि वो दूसरे लैंग्वेजेस में भी रुचि ले, सिर्फ इंडियन ही नहीं बल्कि विदेशी लैंग्वेजेस में भी वो रुचि ले, तो उसके लिए एक सेकेंडरी लेवल पर उनको इनमें से एक कोई भाषा का विकल्प उनको उपलब्ध होगा। Okay. So this would also open up a whole different area, जैसे यूनाइटेड नेशंस वगैरह के भी जो ये है responsibilities रहती हैं, या फिर as translators and exchange experts and so on. ठीक है, तो आई थिंक दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो यहाँ तो बहुत कंफ्यूजन नहीं है, वी कैन कंटिन्यू विद दैट। भारत सर, यस, कंटिन्यू करना है सर। हाँ, यस, नेक्स्ट इज 4.21, इट इज अबाउट टीचिंग मेथड्स फॉर लैंग्वेजेस। तो हमने अभी तक देखा कि अलग अलग लैंग्वेजेस की किस तरह से बच्चों तक पहुंचाई जाएगी, क्या क्या ऑप्शंस होंगे, कौन कौन से लेवल पर बच्चों को कौन कौन सी लैंग्वेजेस होगी। तो अभी इस पॉइंट में हम मेथड्स की बात करेंगे। तो ऑल द इनोवेटिव एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स विल बी देयर, जो इतने सालों से यूज करते आ रहे हैं, उसमें ही कुछ चेंजेस करके, इनोवेटिव चेंजेस करके वो मेथड्स यूज किए जाएंगे टीचिंग के लिए, ये लैंग्वेजेस के लिए। एक वर्ड है यहाँ पर, गेमिफिकेशन एंड एप्स। तो ये एक लेटेस्ट है कि कुछ गेम्स डिजाइन किए जाएंगे जिससे अगर कोई कॉन्टेक्स्ट है जिससे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके ऊपर एक गेम तैयार करके अगर उनको अध्ययन में लाया जाता है तो उनका प्ले वे मेथड हो जाएगा सीखने का। एंड एप्लीकेशंस जैसे एप्स भी तैयार किए जाएंगे सो दैट दे कैन लर्न वेरियस लैंग्वेजेस। और साथ ही साथ उस भाषा की सौंदर्य को दिखाने के लिए फिल्म्स, थिएटर, स्टोरी टेलिंग, पोएट्री, म्यूजिक, ये सभी कल्चरल एस्पेक्ट्स लैंग्वेजेस के, वो सभी बच्चों तक पहुंचाया जाएगा और शिक्षक को तक भी पहुंचाया जाएगा ताकि वो बच्चों तक पहुंचा सके। Yeah, and we are happy to say that we have been doing this using films and storytelling sessions, theater, music to enhance the impact of a language. And हमने movies ऐसी दिखाई है बच्चों को अलग अलग culture से, so that you know they can get feel of the culture. वो सबसे easy mode होता है बच्चों को किसी language का feel दिलाने के लिए through movies. They don't straight away talk about the language, क्या nuances रहते हैं और क्या grammar रहता है. Just watching the movie and understanding the culture helps develop the language. And यहाँ पे cultural aspects को आपस में weave भी करना है. That happens very easily with the languages. So we have been doing this already. Use of theater, music, and real life experiences, discussions. Yeah. And the next is about Indian sign languages to be introduced at places where it is required. मतलब जहाँ पे बच्चे हैं जिनको sign languages जो use करते हैं
specially able children. So उनके लिए that also has to be introduced, and at one point of time we were also planning to introduce these languages because those children need it, the others also need to understand it so that we can help them better and understand them better. So इसके लिए भी provision दिया है. There are actually multiple perspectives to look at something like sign language, क्योंकि उसमें अपना thinking मतलब सोच का या language exercise करने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है. जहाँ हम लोग एक जगह language को as thought हम लोग ये करते हैं, exchange करते हैं, उसी तरह से the sign language works in a 3D area. तो आप जो thought है, thought you think in terms of text, in terms of words and so on, and जो sign languages होता है उसमें जो preliminary exchanges होते हैं, preliminary communication जो होता है वो words के through होता है, but then later on sign language evolves very differently. तो उसमें the meaning is conveyed through actions. तो हम लोग जैसे वर्ड्स का हम लोग जैसे एटिमोलॉजी का कल डिस्कस कर रहे थे. नाउ हियर द डायरेक्ट ओरिजिन इज थ्रू एक्शंस. so things are conveyed directly in a you can say a 3D space, so to speak. So that's about it for the languages. Sir, should we stop here or start with the next topic? It's about curricular integration of subjects. So the language part ends. A little bit more on experiential learning, because अभी हम लोग देख रहे हैं कि वो बहुत repeatedly आगे आ रहा है, and पहले भी आया है, आगे भी आ रहा है. So I just quickly go through with so is there any question related to experiential learning, or should I share the next part of it? Okay, so we can maybe move ahead. Five minutes to. अच्छा, ठीक है ना. तो I won't take too much of time here. If there are no questions, अगर questions नहीं है तो हम लोग ये इस branch में जा सकते हैं, and I'll quickly. It's not 5 minutes to go, it's 9 minutes to go. तो बना रहे हो. Okay. सर वो लैंग्वेजेस में आया था कुछ स्टोरी टेलिंग के अलावा, मतलब सिखाने के अलग अलग तरीके जो लैंग्वेजेस के. देयर वाज सम वर्ड गेम. एक बार आप हमें कुछ. हाँ. So gamification is it can be looked at constructively also, and it can be looked at destructively also, क्योंकि gamification अगर आप if you look at it from an e-learning perspective, so it is highly destructive. अगर आप लाइव टीचिंग के हिसाब से अगर सोचते हैं तो then it can be very constructive, क्योंकि लैंग्वेज को देख के अगर कोई बच्चा खुद का गेम बना सकता है तो then there is no other skill that can give that experience to the child. So there were a few games that we had done. There was one game where we had taken a list of we had taken different lists, जैसे list of fruits था, list of cars था, list of buildings and list of jobs, ऐसे कुछ थे, and एक grid था. So then people had to cross the grid based on the words that were being called out, and it was coded कि ये जो लिस्ट है, लिस्ट में से 4 शब्द है जो डायरेक्शंस देते हैं, स्टेप अहेड, स्टेप बैकवर्ड, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट.
एंड वो 4 शब्द पहले एक व्यक्ति को अपने पार्टनर के साथ में कॉल आउट कर करके गेस करना पड़ता था बेस्ड ऑन द चिट दैट द पर्सन हैज एंड ओनली दिस वाज डन इन फोर्स so there were 4 pairs तो उतना लिसनिंग स्किल भी डेवलप होता है उतना वोकैबुलरी भी डेवलप होता है एंड उतना अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होता है कैटेगोरिकली कि ये सारे बिल्डिंग्स है ये सारे जॉब्स है ये सारे फ्रूट्स है तो इस तरह से अगर हम गेम्स डेवलप कर सकते हैं स्पेशली अगर बच्चे खुद गेम्स डेवलप कर सकते हैं तो there is nothing like it and they do that the children do that ओके सर हिंदी में उसके लिए दूसरा शब्द दिया होगा है जैसे गेमिफिकेशन बोल रहे हैं आप तो इसमें सरलीकरण दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में मतलब मेकिंग थिंग्स इजियर हाँ एक ये भी रहता है नेम प्लेस एनिमल थिंग बहुत पुराना बहुत समय से हम लोग अभी वो एक घर पे हम लोग सब बच्चों के साथ जब खेल रहे थे तो मनन ने हॉपस्कॉच जो अपन खेलते लंगड़ी उसके ऊपर जैसे अपन 1 2 3 4 लिखते तो उसने और वो सब लिखा था दैट वाज एक्चुअली वो उसका खुद का ही ब्रेन यूज करके किया बट इट वाज नाइस मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अपन इस पैटर्न में भी जा सकते कभी लैंग्वेज सिखाने में मतलब जब अपन स्टार्टिंग इनिशियल ले रहे तो दैट्स गुड अपन कुछ भी ले सकते हैं फिर तो उसमें So that's the point कि ये गेम्स अगर हम लोग as educators या पेरेंट्स अगर देते हैं तो उससे तो उनका लर्निंग होगा ही मगर वो खुद अगर बनाते हैं तो उससे और भी ज्यादा अच्छे से और डेप्थ में लर्निंग होगा सो बेसिकली ये लैंग्वेज को सिखाना मतलब कोई गेम के थ्रू इसको बोलते हैं मतलब जितना सिंप्लीफाई कर सिखाते हैं इसको बोलते हैं गेमिफिकेशन ओके थैंक यू वो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट ना हाउ द लैंग्वेजेस चेंज अभी जो हम लोग जिस तरह से इंग्लिश वापरते हैं 50 साल पहले जिस तरह की इंग्लिश वापरते थे 150 से 200 साल पहले जो इंग्लिश वापरते थे उसमें बहुत फर्क है मगर वी स्टिल कॉल ऑल ऑफ इट एज इंग्लिश बट देन आज अगर शेक्सपियर हम लोग की इंग्लिश सुनता तो शायद उसे नहीं समझ में आता जिस तरह से हमको शेक्सपियर की इंग्लिश नहीं समझ में आता So you are saying something? अच्छा ऐसे सारे गेम्स बहुत सारे मतलब जो फिजिकल सेशन में हम खेलते हैं वो हमने जस्ट प्लेड हाउसी इन 4 games और फिर टिक टैक तो और भी गेम तो ये सब चीजें जो लाइव होती है उसका इम्पैक्ट काफी रहता है इफ यू एज टीचर्स और एज पेरेंट्स डू इट विद द चिल्ड्रन तो जैसे टिक टैक को हिंदी एंड व्हाट फोनिक्स का क्या था हाउसी फोनिक्स का हाउसी और भी ब्रेन ट्विस्टर हाँ तो वो ब्रेन बीटर व्हाट वी यूज्ड टू प्ले मार्बल्स वाला गेम हाँ दैट वी प्लेड इन फोनिक्स अच्छा so ये the reason why I was saying कि जो e-learning वाला जो है वो डिस्ट्रक्टिव है because हम लोगों ने 2-3 ब्रांड्स के देखे थे and they seem to be very disconnected कि they are sitting in India हम लोग जो कॉन्टेक्स्ट का कल डिस्कस कर रहे थे तो उसमें जो गेम दिया हुआ है that is about frog trying to eat a flower frogs तो कभी flower खाते नहीं है वो भी जो frog है वो बहुत ही you know it was a very cartoonish frog not even a realistic frog so that completely destroys the child's perception of reality and also the child's own imagination तो इस वजह से जो e-learning वाले जो किड्स होते हैं वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं इस सेंस में we see that in movies also right कि हम लोग जब जैसे हैरी पॉटर की बुक पढ़ी तो हम लोग का हैरी पॉटर का इमेजिनेशन कुछ और ही रहता है एंड देन व्हेन वी सी द मूवी वो इतना डिसअपॉइंटिंग रहता है
But if you would have seen the movie before, you would have hated the movie. क्योंकि आपको जो इमेजिनेशन के लिए मेहनत लगने वाली थी वो तो रेडीमेड मिल गई. And even the name of the spells are different. Whatever the spells they use now, that are also different. Situation is pura different. So that's the thing. So I think that it's already 2. So experiential learning, maybe we can go deeper into it the next time it comes up. What's the schedule for next week? Are we continuing the 1 PM sessions or how are we doing? We'll have to continue it after the coming week. But next week we won't be able to take it. Acha, okay. So then date? Maybe from April 5th. 5th of April. Yeah. बहुत लंबा गैप हो जाएगा. But ठीक है, curriculum is different from what we have been discussing so far. So fine, we can do a good recap for 1 day and then we can move ahead. Yeah. Start from April 5th of April. Oh. This is only 20th, no? Missing ma'am, it will be too long. Actually, we need prepare for the upcoming sessions. A lot of are pending.